हाँ जी, ध्यान दो अब सारे के सारे, फटाफट सुनो मेरी बात को ढंग से। देखो, आज से अपन जो सेकेंड ईयर है उसका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप लोगों को 2 या 3 क्लासे कैसे मिले, रिकॉर्ड मिले, 2 या 3 क्लास कैसे मिले आप लोगों को, रिकॉर्ड मिले, ठीक है। इसके बाद में आपको लाइव का टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपकी लाइव क्लास होगी, और अपनी कोचिंग के एप्लीकेशन पर ही क्या होगी, लाइव क्लास होगी, जहां लास्ट ईयर पूरी कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। उसी तरीके से अपनी क्लासें कंप्लीट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर के अंदर मैं आप लोगों को आज की क्लास के अंदर बुक्स के नाम बता देता हूं। कौन से कौन से पेपर के अंदर कौन सी बुक है, मतलब क्या नाम है उस पेपर का, और कितने नंबर का है, ये तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दी ही है अभी। और इसके साथ में मैं आपको जो बुक अपन पहले स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, और जो यूनिट का अपना पहला टॉपिक होगा उसके ऊपर अपन आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के अंदर जो क्लासें हैं वो थोड़ी कम टाइम की हो सकती है, ठीक है। और अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आना बाकी है। जैसे ही जब तक वो आ जाएगा तो प्रॉपर्ली फिर एक निश्चित शेड्यूल के अंदर आप लोगों की क्लासें चलेगी रोज, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ढंग से ना। सबसे पहले बात करें तो आप लोगों के बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर, पहली बात करूं तो मैं जो बुक्स है उनके नाम बता देता हूं। जो पेपर नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, ऊष्मा गतिकी एवं सांख्यिकी, पहला नंबर का जो पेपर है वो है ऊष्मा गतिकी एवं सांख्यिकी, ठीक है। हाँ जी, वही 33 नंबर का पेपर है, ध्यान रखना। सेकंड पेपर आप लोगों का जो है वो है यहां पे गणितीय भौतिकी, गणितीय भौतिकी, ठीक है। और ये पेपर भी 33 नंबर का है। और जो थर्ड पेपर है आप लोगों का वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड पेपर आप लोगों का कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर आप लोगों का पेपर नंबर थर्ड है। और ये पेपर कितने नंबर का है, 34 नंबर का है, ठीक है। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 150 में से आप लोगों का स्कोर कैलकुलेट होगा कि आप लोग कितना अचीव करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कोचिंग के अंदर हमेशा हर साल से जो बुक स्टार्ट होती है उस बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर स्टार्ट करते हैं, हर साल ही अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर ही स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये दोनों के दोनों पेपर कैसे पेपर हैं, लेंथी पेपर है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेंथी पेपर को ही कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाए अपन से, ऐसा नहीं होगा। लगभग 4, 4.5, 5 मंथ लग जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसलिए इसके साथ में पैरेलल के अंदर एक पेपर और स्टार्ट कर देते हैं अपन मैथमेटिकल फिजिक्स का। तो वो देख लेंगे अपन कब स्टार्ट होगा, उस हिसाब से अपन, मैं चाहता हूं कि दिसंबर तक आप लोगों के 2 पेपर कंप्लीट हो जाएं, मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 बड़े पेपर हैं। ये दोनों बड़े पेपर दिसंबर तक अपने कंप्लीट हो जाने चाहिए, फिर जनवरी फरवरी के अंदर अपन थर्मोडायनेमिक्स क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी जो बुक से स्टार्ट होगी उस बुक्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक चीज और सुनो मेरी, इसके अंदर आप लोगों को, ऑफलाइन में अपनी क्लासेस चल रही हैं, काफी दिन हो गए, लगभग 7 तारीख से ही अपने ऑफलाइन के बैच स्टार्ट हो गए थे। कोशिश ये रखो कि बैच अपन ऑफलाइन ही ज्वाइन रखें, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अपना जो ऑनलाइन और ऑफलाइन चलता है वो क्या चलता है, सेपरेट चलता है। फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बैच आप अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन बैच के अंदर ही आए, ठीक है। अगर आप आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन बैच को ही क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, और नहीं आ सकते, प्रॉब्लम है, तो फिर ऑनलाइन तो है ही आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ जी, और सुनो, तो सबसे पहले अपनी जो बुक से स्टार्ट होगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो तीसरा पेपर है उसकी पहली यूनिट है, उसका नाम है परिपथ विश्लेषण। यूनिट का नाम क्या है, परिपथ विश्लेषण। मतलब ऐसे कह सकता हूं, पहले चैप्टर का नाम क्या है, परिपथ विश्लेषण है, ठीक है। 2 चैप्टर होंगे इस यूनिट के अंदर, कितने चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका परिपथ विश्लेषण नाम है इसका, और सेकंड चैप्टर है आपका अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है।
तो अभी पहला चैप्टर बड़ा चैप्टर है इसका, काफी इसी में काफी समय अपन को लग जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जहां से स्टार्ट होती है वहां से मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। सबसे पहले इसके अंदर स्टार्टिंग यहीं से होती है कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन से। ठीक है, यानी कुछ डेफिनेशन आएंगी जिसके अंदर से एक दो डेफिनेशन ऐसी है जो आपके एग्जाम के पर्पज से क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डेफिनेशन अपन करवाएंगे यहां पे समझाएंगे, उनको अपन को केवल एक बेसिक के रूप में क्या है समझना है। ठीक है ना, मतलब एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि नोड ये होता है, संधि ये होती है, लूप ये होता है, पास ये होता है, ब्रांच ये होती है। तो ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट, और पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत, सुनना, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अपन को करंट फ्लो करवानी है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाने के लिए अपन को जिन सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपन विद्युत स्रोत कहते हैं। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि परिपथ में धारा प्रदान करने वाला जो सक्रिय अवयव होगा, जो एक्टिव एलिमेंट होगा, उसी को क्या कहेंगे, अपन विद्युत स्रोत कहेंगे। ठीक है, अब सर ये परिपथ में धारा प्रवाहित करने वाला जो एक्टिव एलिमेंट होता है ये क्या होता है? ये एक्टिव एलिमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये वोल्टेज सोर्स होगा या फिर ये करंट सोर्स होगा। तो सबसे पहली बात करेंगे अपन इसके अंदर वोल्टा स्रोत की। तो आज की क्लास के अंदर जो चर्चा चलने वाली है वो चलने वाली है वोल्टा स्रोत के ऊपर। और फिर इसके बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि इस वोल्टा स्रोत के अंदर जो दो प्रकार के पार्ट हैं, एक पार्ट आएगा अपने पास में वोल्टा स्रोत के अंदर आदर्श वोल्टा स्रोत, और एक पार्ट आएगा अपने पास में वास्तविक वोल्टता स्रोत। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक वोल्टता स्रोत को समझाइए। आदर्श वोल्टता स्रोत वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए V और I के बीच में वक्र खींचिए, इनको डिफाइन करवा सकता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को भी वो क्या कर सकता है, डिफाइन करवा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको जैसे बुक के अंदर है वैसे नहीं समझा रहा, कुछ अलग मेथड से इसको मैं यहां पे समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल सटीक ध्यान दो, एक एक चीज को अब ढंग से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ये मेरे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है। मान लो ये मेरे पास में क्या है, ये जो बैटरी है ये कितना वोल्टेज डेवलप करती है, 12 वोल्ट डेवलप करती है। यानी ये बैटरी 12 वोल्ट जनरेट कर रही है। कितना वोल्टेज जनरेट कर रही है, 12 वोल्ट ये बैटरी जनरेट कर रही है। ठीक है, अब सुनो आगे की बात। अब क्या है मेरे पास में यहां पे, कि मेरे पास में यहां दो टर्मिनल हैं, ये रहे मेरे पास में दो टर्मिनल। ठीक है, अब इसमें एक टर्मिनल है मेरे पास में प्लस टर्मिनल और एक टर्मिनल है मेरे पास में माइनस टर्मिनल। ये बैटरी 12 वोल्ट जनरेट कर रही है, और मान लो अपन को इस प्लस और माइनस जो दो सिरे हैं, दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के एक्रॉस अगर अपन को 12 वोल्ट ही मिल जाए, कितना वोल्ट मिल जाए, 12 वोल्ट, यानी जितना ये जनरेट कर रही है उतना ही वोल्टेज अगर अपन को प्लस माइनस सिरों के बीच मिल जाए, या फिर मैं कहूं कि प्लस माइनस के एक्रॉस अपन को उतना ही वोल्टेज मिल जाए, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर ये V है और अगर ये V डैश है, तो ये कह सकता हूं कि V बराबर V डैश। अब V क्या है, जो वोल्टेज बैटरी जनरेट कर रही है, और V डैश क्या है, जो हमें टर्मिनल के एक्रॉस मिल रहा है। अगर ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां किसी भी प्रकार का वोल्टेज लॉस नहीं हुआ, यानी किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। अगर किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ तो वोल्टेज तो किसके एक्रॉस ड्रॉप होता, किसी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज जाके ड्रॉप होता।
तो अगर ये बैटरी जितना वोल्टेज जनरेट कर रही है उतना ही वोल्टेज अपन को यहां मिल जाए, तो आप सीधी सी बात कहोगे कि इसके लिए आर का मान कितना है, 0 है। इसके लिए आर का मान कितना है, 0 है। आर का मान 0 बोलो या फिर कह दो आर इनका मान क्या है, 0 है। आर इनका मतलब हो गया आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो ही क्या होगा, अपन को जितना यहां वोल्टेज जनरेट होगा उतना ही वोल्टेज अपन को यहां पे मिल जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर V बराबर क्या हो गया, V डैश हो गया, और मैं कहूंगा आर इन बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। आर इन बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन को कहते हैं अपन आदर्श, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, आदर्श वोल्टता स्रोत, या फिर कहते हैं ऐसे वोल्टेज सोर्स को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं, यानी आदर्श वोल्टता स्रोत अपन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, एक बात और सुन लो काम की चीज। जैसे मान लो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है आर इन, और ये हमारा आउटपुट है जहां अपन आउटपुट लेंगे। ये हमारा लोड प्रतिरोध है आर एल, जिस पर अपन क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। इस पर अपन क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो मैं एक रफ एग्जांपल से मान लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए ये कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है ये, 12 वोल्ट है। ठीक है, ये कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट है। ठीक है, अब सुनो, अब अगर आदर्श वोल्टता स्रोत को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए आर इन कितना होगा, सर ये 0 होगा। ये कितना होगा, 0 होगा। मान लीजिए ये कितना है, ये 6 ओम है। ये कितना है हमारे पास में, 6 ओम है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि इस परिपथ के अंदर करंट कैसे बह रही है। तो करंट कैसे बहती है, प्लस से माइनस बहती है। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, तो करंट ऐसे बहेगी, इस तरीके से बहेगी। मान लो इसके अंदर आई करंट बह रही है। कितनी करंट बह रही है, आई करंट। तो अपन क्या करते हैं, आई करंट को ज्ञात करते हैं। तो V बराबर आई आर होता है, आई बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू है 12 वोल्ट है। अब आर की बात करें तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम के अंदर है, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो ये किसके अंदर हो गए, श्रेणी क्रम के अंदर। तो 6 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अपन कह सकते हैं यहां पे कि आई बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। आई बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, आई बराबर 2 एम्पियर आ गया। अगर आई बराबर 2 एम्पियर आ गया तो आप एक काम करो, इधर आप कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो चेक कर लो। आप चेक कर लो कि इधर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये तो V है, ये इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V मान लेता हूं मैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर, तो यहां पे I इंटू आर हो जाएगा। I कितना है भाई, 2 है, और R के तौर पर क्या है, आर एल है। तो ये कितना आ गया, 12 वोल्ट। तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था ना कि जितना वोल्टेज यहां डेवलप हो रहा है और अगर उतना ही वोल्टेज अपन को आउटपुट में मिल जाए, तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार के वोल्टेज का लॉस नहीं हुआ। तो ऐसा कब होगा, जब आर इन का मान क्या होगा, 0 होगा। एक चीज तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप इसको चेंज करते हो, अगर आप इसको चेंज करते हो, तो क्या इसको चेंज करने से आउटपुट का वोल्टेज चेंज होगा। मेरी बात सुनना कंप्लीट ढंग से। 12 वोल्ट हमने लगाया, 12 ही वोल्ट मुझे आउटपुट के अंदर मिला, तो इसका मतलब मैं कहूंगा आर इनका मान 0 है, वोल्टेज लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि यहां 12 वोल्ट की बैटरी है, इस लोड प्रतिरोध का मान 6 ओम है, और आदर्श वोल्टता स्रोत को अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो आर इनका मान क्या है, 0 है। तो मैंने इस परिपथ के अंदर बहने वाली धारा B बराबर आई आर से कैलकुलेट कर ली, तो वो 2 एम्पियर मिली। अब 2 एम्पियर की करंट इधर से जा रही है, इस RL में से जा रही है, तो इसके सिरों पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओम के नियम से 2 इंटू 6 कर दोगे तो 12 वोल्ट। तो जितना मैंने लगाया उतना ही मुझे इसके अंदर मिल गया। तो इसका मतलब आर इन 0, किसी भी प्रकार के वोल्टेज का लॉस हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सवाल यह है कि क्या अगर आप इसको चेंज करते हो,
क्या इसका वोल्टेज 12 रहेगा या फिर कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा? तो मेरी बात सुनो, अगर आप इसको चेंज भी कर लो ना तो भी आउटपुट का वोल्टेज 12 ही रहने वाला है। कैसे? चलो चेक करो। इसको मान लो आपने 4 ओम कर दिया। कितना ओम कर दिया आपने? इसको 4 ओम कर दिया। अगर आपने इसको 4 ओम कर दिया तो V बराबर आई आर से आई कैलकुलेट करो, कितना आएगा? V अपॉन आर। V कितना है? 12 है। R कितना है? 4 है। तो कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी? 3 एम्पियर की। तो अब की बार करंट कितने एम्पियर की हो जाएगी? 3 एम्पियर की। अगर करंट का मान 3 एम्पियर होगा तो आई की जगह 3 लिख दूंगा, आर एल की जगह क्या लिखूंगा? 4। तो भी कितना मिला मुझे? 12। तो जब मैं 6 ओम ले रहा था तब भी मुझे 12 मिल रहा था। जब मैंने 4 ओम किया तब भी मुझे क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं इस आर एल को चेंज करूंगा तो आउटपुट के वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आने वाला? तो ऐसे वोल्टेज सोर्स को अपन क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आदर्श वोल्टता स्रोत कैसा सोर्स होता है? ऐसा स्रोत जिसमें आर इन का मान क्या हो? 0 हो, और दूसरा आप आर एल को कितना भी चेंज कर लो आउटपुट के वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधी सी बात अगर मैं कहूं आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए तो वो ये है कि आर इन बराबर 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप आर एल को कितना भी चेंज कर लो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो कैसा रहेगा? नो चेंज रहेगा। तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को अपन क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आप उसे 5 ओम रखो, 6 ओम रखो, 4 ओम रखो, 10 ओम रखो, 100 ओम रखो, आपको हर बार आउटपुट पर कितना वोल्टेज मिलेगा? जितना आपने लगा रखा है। अगर आपने 12 वोल्ट लगा रखा है तो आपको आउटपुट में 12 ही मिलेगा आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए। चाहे आप आरएल 10 ओम का लगाओ, 20 ओम का लगाओ, 50 ओम का लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से। तो एक ही बात निकल के आई इसके अंदर, वो बात यह है कि आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? 0 होता है। दूसरी बात, आप आर एल को कितना भी चेंज कर लो आउटपुट के वोल्टेज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर आप आर इन की जगह जेड इन बोलो, देखो आर प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप जेड लिखते हो ना तो आप प्रतिरोध नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? प्रतिबाधा बोलोगे। तो आप चाहे जेड इन बोलो चाहे आर इन बोलो, एक ही बात होने वाली है यहां पे, क्योंकि प्रतिबाधा भी क्या होती है? प्रतिरोध और प्रतिघात से ही तो मिलकर बनती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए जेड इन का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 होता है। और दूसरी बात, जो जेड एल है, इस जेड एल जिसको आप इधर तो लोड प्रतिरोध कहते हो और इधर क्या कहते हो? लोड प्रतिबाधा। तो आप लोड प्रतिबाधा को कितना ही चेंज कर लो आउटपुट वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जेड लिखोगे तो प्रतिबाधा और आर लिखोगे तो क्या जाएगा? प्रतिरोध वर्ड अपन यूज करने वाले हैं। आ गई होगी आप लोगों को ये बात समझ में? तो फाइनली आप लोगों को वोल्टेज सोर्स के बारे में क्या जानकारी मिली? देखो वोल्टेज सोर्स क्या होने वाला है? वोल्टेज सोर्स के अंदर ये होगा, ये जो आर इन है ना वो आर एल के श्रेणी क्रम में होगा। यानी फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जेड इन व जेड एल किस में होंगे? श्रेणी में होंगे, अगर प्रतिबाधा के लिए बोलते हो। अगर प्रतिरोध के लिए बोलते हो तो आप बोलोगे आर इन व आर एल किसके अंदर होंगे? श्रेणी के अंदर होंगे। तो ऐसे सोर्स को तो आप क्या बोलोगे? वोल्टेज सोर्स कहोगे। अब वोल्टेज सोर्स दो टाइप के हो गए, एक हो गया आदर्श वोल्टता स्रोत, दूसरा हो गया वास्तविक वोल्टता स्रोत। अगर आप आदर्श वोल्टता स्रोत को डिफाइन करोगे तो आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए आप क्या यूज करोगे? ऐसा वोल्टता स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? 0 हो, या जिसके लिए आंतरिक प्रतिबाधा का मान क्या हो? 0 हो। और दूसरी बात, आप जेडएल या आरएल को कितना भी चेंज कर लो आउटपुट का वोल्टेज आपको क्या मिलेगा? उतना ही मिलेगा जितना आपने सप्लाई के अंदर लगाया है। यही तो बताया था मैंने कि 12 वोल्ट लगाया, 12 ही वोल्ट अगर अपन को मिल गया आउटपुट के अंदर तो इसका मतलब आर इनका मान क्या है? 0 है। और लोड आप कितना ही चेंज कर लो, लोड प्रतिरोध को, लोड प्रतिबाधा को, आउटपुट के वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो ऐसे वोल्टता स्रोत को क्या कहेंगे? अपन आदर्श वोल्टता स्रोत कहेंगे। सीधी सी बात एक ही लाइन के अंदर बोलूंगा, जेड इन या आर इन 0,
दूसरी बात, जेड एल या आर एल को कितना भी चेंज कर लो, आउटपुट के वोल्टेज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इस प्रकार के वोल्टता स्रोत को अपन क्या कहेंगे, आदर्श वोल्टता स्रोत कहेंगे। ठीक है, ये हो गई बात है ना। अब आगे सुनो और बात करते हैं अपन आगे। ठीक है, सुनो, तो मैं आप लोगों को पहले लिखवाना भी स्टार्ट साथ के साथ कर देता हूं। लिखो, हेडिंग लगाओ सारे के सारे। फर्स्ट हेडिंग है अपनी इसकी विद्युत स्रोत। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे आदर्श वोल्टता स्रोत तक, फिर कल से अपन थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है, और जैसे ही अपना प्रॉपरली टाइम डिसाइड हो जाएगा उसके बाद में अपनी पूरी 1 घंटे की क्लास लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा पेपर है, इसमें कभी कभी मैं 2 घंटे की क्लास भी लूंगा, कभी 1.5 घंटे की क्लास भी लूंगा। ठीक है ना, बड़ा पेपर है। तो आप लोग हेडिंग लगा लो विद्युत स्रोत, और इसके अंदर लिखना परिपथ को धारा प्रदान करने वाला सक्रिय अवयव। परिपथ को धारा प्रदान करने वाला सक्रिय अवयव। परिपथ को धारा प्रदान करने वाला सक्रिय अवयव विद्युत स्रोत कहलाता है। विद्युत स्रोत कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखना, परिपथ को धारा प्रदान करने के लिए, परिपथ को धारा प्रदान करने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है। दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है। पहला लिखना वोल्टता स्रोत, और दूसरा लिखना बच्चों धारा स्रोत। और अगेन फर्स्ट हेडिंग लगा लो इसके अंदर वोल्टता स्रोत। अगेन फर्स्ट हेडिंग लगा लो वोल्टता स्रोत। तो वोल्टता स्रोत के लिए तो पता चल गया, जेड इन और जेड एल किसमें होंगे, श्रेणी क्रम के अंदर ही होंगे, जो अभी मैंने बताया था। लिखो वोल्टता स्रोत के अंदर लिखवा रहा हूं आप लोगों को, लिखो ऐसा स्रोत, ऐसा स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा, ऐसा स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा जेड इन एवं लोड प्रतिबाधा, एवं लोड प्रतिबाधा जेड एल एवं लोड प्रतिबाधा जेड एल श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, तो ऐसे स्रोत को वोल्टता स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत को वोल्टता स्रोत कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला लिखना आदर्श वोल्टता स्रोत, और दूसरा लिखो वास्तविक वोल्टता स्रोत। पहला लिखो आदर्श वोल्टता स्रोत और दूसरा लिखना वास्तविक वोल्टता स्रोत। फर्स्ट लिखिएगा आदर्श वोल्टता स्रोत, सेकंड लिखना वास्तविक वोल्टता स्रोत। पहला आदर्श वोल्टता स्रोत और दूसरा लिखो वास्तविक वोल्टता स्रोत। अगेन फर्स्ट हेडिंग लगाओ भाई, अगेन सारे के सारे फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा। क्या लगाओगे फर्स्ट हेडिंग, आदर्श वोल्टता स्रोत। आदर्श वोल्टता स्रोत लिखो इसके अंदर। आदर्श वोल्टता स्रोत के अंदर लिखना ऐसा वोल्टता स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य हो। ऐसा वोल्टता स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य हो, अर्थात जेड इन बराबर 0, अर्थात जेड इन बराबर 0, अर्थात जेड इन बराबर 0, और लोड प्रतिबाधा,
और लोड प्रतिबाधा ZL को परिवर्तित करने पर, और लोड प्रतिबाधा ZL को परिवर्तित करने पर निर्गम वोल्टता में कोई परिवर्तन ना हो, निर्गम वोल्टता में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे वोल्टता स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। तो ऐसे वोल्टता स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए क्या हो, एक तो Z इन 0 हो, दूसरा ZL को परिवर्तित करने पर निर्गम वोल्टता अपरिवर्तित हो, तो ऐसे वोल्टेज सोर्स को अपन क्या कहते हैं, आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। सामने जो डायग्राम बना रखा गया, ऐसे कैसे बना के इसके बगल में जो लिख रखा है उसको लिख लो। सामने जो डायग्राम बना रखा है उसको ऐसे कैसे बनाकर उसके बगल में जो लिखा हुआ है वो लिख लो। देखो वो जो मैंने समझाया था 12 वोल्ट वाला एग्जांपल लेके, वो आपको लिखना नहीं होता, वो आपको एक समझने के तौर पे बताया था मैंने कि पहले 6 ओम किया तो भी 12 वोल्ट मिला, 4 ओम किया तो भी 12 वोल्ट मिला। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे लिखवा देता ना, तो आप इस डेफिनेशन को क्या करते, रटते, मतलब इस ऐसे रटते कि आदर्श वोल्टता स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिबाधा क्या होती है, 0 होती है, और ZL को परिवर्तित करने पर निर्गम वोल्टता अपरिवर्तित होती है। लेकिन हमने एक एग्जाम्पल से इसको समझ लिया पहले, तो हमको अब डिफाइन करने के बाद में इसको समझने के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसे बनाओ, इसके बगल में ऐसे कैसे लिख लो। अभी इस आदर्श वोल्टता स्रोत का VI कर्व बनेगा, यानी V और I के बीच में कैसा वक्र बनता है वो समझेंगे। फिर इसके बाद में वास्तविक वोल्टता स्रोत को डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए भी VI वक्र समझेंगे। ऐसे ही धारा स्रोत आएगा, धारा स्रोत के भी 2 पार्ट आएंगे, तो उनको भी अपन क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत वाली, इसको ढंग से समझना है, ढंग से तैयार करना है इस डेफिनेशन को। ये पूछी जा सकती है 2 नंबर के 1.5 नंबर के छोटे क्वेश्चन के अंदर, ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसे बनाओ, इसके बगल में लिखो। ठीक है, चलो, तो आज तो अपनी पहली ही क्लास थी, इसलिए एक प्रकार का इंट्रोडक्शन मान लो। ठीक है, कल से अपनी पूरी क्लास 1 घंटे की क्लास अपन इसके अंदर लेंगे। मैं वापस बोल देता हूँ, स्टार्टिंग के अंदर 2-3 क्लासें आप लोगों को रिकॉर्ड मिलेगी। इसके बाद में जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा अभी 2-4 दिन के अंदर, उसके बाद में आपकी क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी। पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाएगा शाम का ही आप लोगों को, उस टाइम पे रोज लाइव क्लास होगी, किस पर, ऐप पर। ठीक है ना, तो जब तक आप लोग यहीं से रिकॉर्ड क्लास डालूंगा उसी से आप लोग लोगे। ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे फिर रिजल्ट आएगा उसके बाद में अपन इसको कंटिन्यू, बिल्कुल फिक्स टाइम बता देंगे आपको कि इस टाइम पे आपकी रोज लाइव क्लास स्टार्ट होगी। वो टाइमिंग आपका 4 से 5, 5 से 6 शाम का कुछ ऐसा ही रखेंगे, इसी टाइम के आसपास रखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वास्तविक वोल्टता स्रोत को डिफाइन करने को लेकर। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो।